बेसिक टेक्निक सिखाने वाला कोच चाहिए, बेसिक जो बिल्कुल ही आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके दे, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर नहीं है। टेक्निक आप बात करेंगे, आपको लग रहा होगा हाँ 2-4 गेम में चल गए, प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर अभी तक वो टेम्परामेंट नहीं आया कि स्ट्राइक रोटेट करें, स्ट्राइक रोटेट करके कैसे खेला जाए, पावर प्ले में कैसे खेला जाए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यही प्लेयर्स के अंदर नहीं है, उनकी बैटिंग टेक्निक ही ख़राब है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकडॉस और नेपाली क्रिकेट के लिए अभी ये टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है। और उसमें से एक और आज एक ऐसी न्यूज़ आ गई कि जिसको सुनकर भी आप कुछ लोग उससे सहमत भी होंगे और कुछ असहमत भी होंगे। बट इस टाइम पे ये न्यूज़ आनी नेपाली क्रिकेट के लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। यही होगा कि मनोज प्रभाकर ने हेड कोच की पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया है। ऐसे रिज़ल्ट के बाद तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि वो अपना रिज़ाइन जल्द से जल्द दे सकते हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे, पर उन्होंने अपना रिज़ाइन खुद ही दे दिया कैन को। और कुछ कैन की भी थोड़ी बहुत अंदर से मंशा यही थी कि वो अपना रेजिग्नेशन दे दे, और दोनों ने आपसी सहमति से ये रेजिग्नेशन अप्रूव हो चुका है और ये कंफर्म भी हो चुका है। अब वो नेपाल के कोच नहीं रहे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ सुन के मेरे को तो थोड़ा मेरे दो विचार है इस पे। एक तरफ से दुख है, दुख इस बात का है, अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता, 2 महीने के आसपास का समय होता हमारे पास दूसरे मैचेस के बीच में, तो ये समय कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता था। पर ऐसे टूर्नामेंट के जो क्रूशियल मोमेंट पे आके कोच ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और टीम भी पूरी तहस-नहस हो चुकी है। टीम कॉम्बिनेशन सब बिगड़ गया। जो टीम्स के प्लेयर्स थे उनका मनोबल भी अभी डाउन है। तो ऐसे टाइम पे और एक ऐसी न्यूज़ आ जानी कि कोच भी, हेड कोच भी अब टीम के साथ नहीं है, तो काफ़ी ये शॉकिंग भी है। एक तरफ से देखा जाए तो कुछ अगर इसमें मैं अपने पॉइंट की बात करूँ, मेरा व्यू क्या है कि थोड़ा मैं उनकी कोचिंग की शैली से भी थोड़ा असंतुष्टि था। मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी उनकी कोचिंग कराने का जो तरीका है, और जो कॉन्फिडेंस है, जिस लेवल का कॉन्फिडेंस वो प्लेयर्स के अंदर डालने में असमर्थ हुए। मेन परेशानी कहाँ है नेपाली क्रिकेट के अंदर? जो टीम के अंदर अभी जो मेन परेशानी है वो है प्योर और प्योर सिर्फ बैटिंग टेक्निक, बैटिंग टेम्परामेंट, बैटिंग स्किल। ये जो बैटिंग माइंडसेट है ना, ये होना बड़ा ज़रूरी है प्लेयर्स के अंदर। टीम की कमज़ोरी हमेशा से ही बैटिंग रही है, बॉलिंग कभी नहीं रही। हाँ, संदीप के जाने के बाद थोड़ी बहुत बॉलिंग बोल सकते हैं, पर फिर भी हम कवर अप कर लेते हैं। अभी जितना जो लास्ट टूर्नामेंट जो हम हारे, वो सिर्फ बैटिंग की वजह से हारे। हमने टीम में 8-8, 9-9 बैट्समैन खिला के भी हम वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, जो हम कुछ टाइम पहले हम 4 या 5 बैट्समैन के साथ भी हम दे देते थे। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ बैटिंग की ही है। और मनोज प्रभाकर अपनी बैटिंग टेक्निक के लिए नहीं जाने जाते थे। वो एक बॉलर थे और एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, जो मैं बोलूँगा। तो कोच की जो नियुक्ति थी, जो कोच उन जिस पहली बात तो ये जो सबसे बड़ी जो कोच को चुनने में जो गलती हुई है, वो हुई है कैन की, जितना जो क्रिकेट बोर्ड है नेपाल का। सबसे बड़ी गलती ही उनको अपनी कमियों का ही नहीं पता कि हमारी टीम के अंदर कमी क्या है, और हम वो कौन सा कोच आके उस कमी को पूरा करेगा। उन्होंने चुना ही वैसा कोच जो बॉलिंग ऑलराउंडर है। भाई, बॉलिंग ऑलराउंडर से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक टीम में एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करेंगे? उन्होंने कुशल भुरतेल से बॉलिंग करानी शुरू करवा दी। हाँ, कुछ मैचेस में उनको रिजल्ट मिले, पर वहाँ जाके तो वो बिल्कुल फेल हो गए। नमीबिया जाके 1 विकेट नहीं ले पाए। 1 विकेट तो छोड़ो, वो 4 ओवर नहीं फेंक पाए। तो उनका माइंडसेट, कोई भी जो कोच होता है वो एक कभी ना कभी प्लेयर होता है, और वो जिस जब वो अपने दिनों में जब खेलता है, जब वो अपना प्लेयर का अपना करियर जब जीता है, जब खेलता है, जो उसका माइंडसेट उस टाइम में, वही उसका कोचिंग में भी उसकी झलक दिखेगी, उसी टाइप की कोचिंग की। वो खुद एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। वो उसी माइंडसेट से टीम के अंदर प्लेयर्स को भर्ती कर रहे थे। गुलशन झा को भी वो बॉलिंग ऑलराउंडर बना दिया उन्होंने। हाँ, गुलशन झा ने थोड़ा बैटिंग में अच्छा करा, ठीक है, पर उनका फोकस ज़्यादा ऑलराउंडर्स पैदा करने के लिए था टीम में। पर नेपाल के अंदर ऑलराउंडर की वैसी कोई कमी नहीं है। हर कोई तो ऑलराउंडर ही है यहाँ पर। हमें ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑलराउंडर पहले से बहुत है, 2 या 3 रहेंगे। हमको T20 नहीं खेलना, हमको ओडीआई खेलना है। ओडीआई स्टेटस बचाना है। T20 तो वैसे ही खेलते रहते हैं। T20 स्टेटस तो काफ़ी देशों को मिला हुआ है। तो T20 में जो वो मज़ा नहीं है। आपका जो ऑलराउंडर का जो फॉर्मेट है वो T20 है, पर ओडीआई के लिए आपको प्योर बैट्समैन और प्योर बॉलर, ऑलराउंडर एक आध चलता है। तो जो हमारे कोच की जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो हमारे कोच को किया गया था, मनोज प्रभाकर को, वही गलत था।
पहला पॉइंट ही वही। और वो उस टाइप के कोच हैं जो एक एक होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल का जो एक कोच है, फुटबॉल की मान लीजिए एक बार्सिलोना टीम है। अब जो उनके कोच भी रेगुलर टाइम पे बदलते रहते हैं। उनके कोच, उनकी जो कोचिंग होती है वो सारी टैक्टिकल मूव्स की होती है, टेक्निकल मूव्स की नहीं होती। उनको टेक्निक नहीं सिखाई जाती कि कोच आके कोई मैसी को नहीं सिखाएगा कि आप ऐसे पेनल्टी लो या ऐसे किक मारो, आप ऐसे मारो, आप ऐसे खेलो। वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देते। वो एक टीम को डेवलप करने के बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो उस लेवल की कोच, उस लेवल के प्लेयर्स को सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन और टेम्परामेंट, थोड़ा बहुत मोरल बूस्ट, ये चाहिए होता है कोचिंग के। उस लेवल पे उस टाइप की कोचिंग चाहिए होती है। बट जो नेपाल का सिनेरियो है, नेपाली क्रिकेट की बात करी जाए, इसमें हमको बेसिक टेक्निक सिखाने वाला कोच चाहिए। बेसिक, जो बिल्कुल ही आपको जीरो से स्टार्ट करके दे, क्योंकि प्लेयर्स के अंदर नहीं है टेक्निक। आप बात करेंगे, आपको लग रहा होगा हाँ 2-4 गेम में चल गए, प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर अभी तक वो टेम्परामेंट नहीं आया कि स्ट्राइक रोटेट करें, स्ट्राइक रोटेट करके कैसे खेला जाए, पावर प्ले में कैसे खेला जाए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यही प्लेयर्स के अंदर नहीं है। उनकी बैटिंग टेक्निक ही खराब है। शॉर्ट बॉल में सारी बॉल को पुल करे जा रहे हैं और आउट हो जा रहे हैं। आगे वाली बॉल पे सारे ड्राइव मारे जा रहे हैं और कैच दिए जा रहे हैं। ये बेसिक टेक्निक है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा बैटिंग पे थोड़ा काम किया डेव वाटमोर में। 8-9 महीने उन्होंने जो काम करा, वो एक बेस, डेव वाटमोर ने एक बेस बना दिया था टीम के अंदर। काफ़ी मतलब कि एक कॉम्बिनेशन सेट कर दिया था। उसके बाद टीम ने परफॉर्म भी किया अच्छा। हम नहीं कह सकते, हम उनको गलत नहीं कह सकते, उन्होंने करा। बट हमें जो अभी कोच की ज़रूरत है वो सिर्फ एक बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच के लिए हमको नेपाल के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको उतना फास्ट बॉलिंग पे काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर आपके अपने आप ही ग्रूम हो सकता है। फास्ट बॉलर को उतना अभी नेपाल के अंदर अभी प्रायोरिटी ना दी जाए। फास्ट बॉलर आपके रहते हैं हमारे अभी हमारा जो पूल है, अभी जो यंग प्लेयर्स का जो पूल है वो काफ़ी बैच है, काफ़ी सही है। हमारे पास 6 से 7 इंटरनेशनल लेवल के ही फास्ट बॉलर्स हैं। मतलब कि अगर उनकी स्पीड वीड वगैरह देखी जाए तो उस एक्सपीरियंस सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन झा, किशोर महतो, कमल सिंह आयरी, हमारे विक्रम सोप, अगर उनकी भी बात की जाए, नए नए जो प्लेयर्स आए, दुर्गेश गुप्ता, नंदन यादव, फास्ट बॉलर्स की कोई कमी नहीं है। फास्ट बॉलर को उतना फोकस अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है। फास्ट बॉलर का एक पूल हमारे पास है ऑलरेडी। हमको जो फोकस करने की ज़रूरत है अभी जो स्पिन बॉलिंग पे, स्पिन बॉलर संदीप के जाने के बाद हमारे पास बैकअप कोई नहीं है। स्पिन बॉलिंग हमारा बिल्कुल ही एक तरीके से डगमगाया हुआ है। तो उसके लिए बेटर हमारे पास, हमें कहीं इंटरनेशनल जाने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति गोचन हमारे पास ऑलरेडी एक बढ़िया से वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जो स्पिन को ग्रूम कर सकते हैं। वो नया टैलेंट भी शक्ति गोचन खुद में ही एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाते रहते हैं। वो अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्रिकेट का एकेडमी चलाते हैं। तो उनके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है खेलने का, एसोसिएट कंट्री के लिए, एक नेपाल के लिए काफ़ी टाइम से उन्होंने खेले, तो उनको वो जानते हैं कंडीशंस, हर जगह खेले। तो आप उनको टीम में एक रख सकते हैं। और इंटरनेशनली आप खोजे तो सिर्फ एक प्योर बैटिंग कोच ढूंढिए, बैटिंग कोच, ना कि आप हेड कोच। यहाँ पर टेक्निकल की बात ही नहीं है। टीम हमारे पास वही है, प्लेयर्स हमारे पास वही 14-15 प्लेयर्स हैं, हमको उसी में से टीम बनानी है। आप जो वो प्लेयर्स हैं सिर्फ उनको सिर्फ बैटिंग, बेसिक बैटिंग सिखा दे, बस वही इतना सा काम है। इस काम के लिए हमने दुनिया भर को कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे बैटिंग कोच कहीं भी मिल जाएंगे, एशिया में ही मिल जाएंगे हमको, क्योंकि एशियन कंट्री कंडीशंस में खेलना है। हमको कोई विदेशी कोच भी आके उतना ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा हमारे लिए भी, मेरे को वो भी लगता है। एशियन कंडीशन में श्रीलंकन कोच हो गए, पाकिस्तानी कोच हो गए, इंडियन कोच हो गए, कोई से भी होते, बस बैटिंग कोच रहो, ऑलराउंडर नहीं, बॉलिंग कोच नहीं। एक टॉप क्लास बैटिंग कोच की ज़रूरत है हमको। तो जो सिलेक्शन था वही गलत था, फिर तो रिज़ल्ट ये आना ही था, और रिज़ल्ट ये आया। तो अब ये ऐसे मोड पे है कि यहाँ पर आप रिज़ल्ट दो और टीम में बने रहो। अगर आप रिज़ल्ट नहीं दिए तो आप सीधा टीम को बाय बाय बोलो और निकल जाइए। जो हमारे लास्ट कोच थे पुबुदू, वो कनाडा में चले गए, कनाडा से रिज़ल्ट दे रहे हैं, उनका रिज़ल्ट बढ़िया आ रहा है। कनाडा भी ओडीआई स्टेटस लेने वाला है और शायद हम कनाडा की जगह चले जाएं। तो ये हालत हो रही है। तो कोच की गलती नहीं थी। जो हम बोल रहे थे ना कि कोच सही थे, वो कोच ऐसे थे कि प्लेयर्स को बूस्ट करते थे, ना कि प्लेयर्स को बेसिक्स सिखाते थे। हमारे प्लेयर्स को बेसिक्स सीखने की ज़रूरत है। हमारे प्लेयर्स को बेसिक्स ही नहीं आते हैं। बेसिक्स पे काम करना ज़रूरी है अभी। तो अब गलती तो हो गई, क्या करें। तो मैं बस इतना ही कहने वाला हूँ कि रेजिग्नेशन हुआ ठीक ही हुआ। इतने कम समय में अब कौन से कोच हमारे साथ जुड़ पाएंगे या
ये काम कर पाएंगे। थोड़ा मैं इसमें ज़ोर भी देना चाहता हूँ कि हमको थोड़ा है ना पैशनेट कोच की भी ज़रूरत है, जो पैशनेट हो अपनी कोचिंग के लिए और नेपाली टीम के लिए भी। ये नहीं कि मनोज प्रभाकर, मेरे को उतना उनमें उनके अंदर भी स्पार्क नहीं लगा टीम टीम को बिल्ड करने के लिए। वो अफ़गानिस्तान के कोच रहे ज़रूर, पर अफ़गानिस्तान की टीम काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी उस वक्त। रूट लेवल से ही हमको कोचिंग चाहिए। हमारी जो अंडर 19 टीम है उसको भी कोचिंग दे, अंडर 19 टीम को डेवलप करे। तो उस टाइप का कोच हमें चाहिए जो दोनों टीम को मैनेज करके साथ पे चल पाए और लॉन्ग टर्म के लिए रहे, 4 से 5 साल कम से कम, तब जाके कुछ रिजल्ट दिखेगा। क्रिकेट के अंदर इतनी जल्दी रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। और बैटिंग एक ऐसी स्किल है कि उसमें आप, अगर आपके पास टेक्निक है तभी आप कुछ ग्रो कर पाएंगे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, वरना अगर वो टेक्निक नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम पे भी हमको ऐसे कोचेस की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी हेल्प कर सकें, क्योंकि मैं भी खुद एक टाइम पे प्लेयर रह चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे खेला है मैंने भी क्रिकेट। तो उतना मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि बॉलिंग आदमी, जो बॉलर्स होते हैं फास्ट बॉलर्स या स्पिन बॉलर्स, वो अकेले भी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको ज़्यादा ट्रेनिंग, उनको सिर्फ फिटनेस का ध्यान रखना होता है। उनको फिटनेस ट्रेनर चाहिए, फिजिकल ट्रेनर चाहिए। अगर आप फास्ट बॉलर करें तो आपको फिजिकल और फिटनेस ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निकल सीखने वाली चीज़ें आप किसी दूसरे से भी, पर बैटिंग ऐसा एक स्किल है, उसको आप विदाउट कोच सही टेक्निक सीख ही नहीं सकते। वो बिल्कुल बुकिश जो लैंग्वेज होती है क्रिकेट की, वो आपको वैसी सीखनी पड़ती है। जो बेसिक क्रिकेट है, बेसिक शॉट्स हैं और बेसिक माइंडसेट, जो एक बैट्समैन का माइंडसेट होना चाहिए कि उसको स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। पर हमारे प्लेयर्स में ये है ही नहीं। लगा तो चौका, नहीं तो कुछ नहीं, पूरे ओवर में सारी डॉट, इतनी डॉट खा जाते हैं। बस एक रोहित पौडेल को छोड़ दिया जाए तो सिंगल लेने के लिए कोई आगे नहीं आता, कोई सा बैट्समैन आगे नहीं आता सिंगल लेने के मामले में। सिर्फ रोहित पौडेल की आप बैटिंग देखिए, वही सिर्फ सिंगल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि बाउंड्रीज पे। सबसे बढ़िया क्रिकेट रोहित पौडेल खेलते हैं अभी तो टीम के अंदर, पर उनको भी कैप्टनशिप से मेरे को लगता है कि उनको भी कैप्टनशिप छोड़ देनी चाहिए। बेशक ज्ञानेंद्र मल्ल को दे देनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस है। रोहित पौडेल ने कैप्टनशिप लेके अपनी बैटिंग और प्रेशर में आके और बिगाड़ ली है, तो उनको भी अपनी कैप्टनशिप छोड़ के अपनी बैटिंग में फोकस करें, टीम को जिताने में फोकस करें। कैप्टनशिप कोई भी रखे, कोई मैटर नहीं करता, किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को दे दो। जब तक ज्ञानेंद्र मल्ल खेल रहे हैं तो उनको दे दी जाए। सीनियर प्लेयर भी हैं, संभालेंगे भी। आधा टाइम तो रोहित पौडेल ज्ञानेंद्र मल्ल के पास ही खड़े रह के पूछते रहते हैं किसको बॉलिंग पे लगाना है, किसको फील्डिंग पे लगाना है। तो भाई उन्हीं को दे दो ना, सीधी सी बात है। क्यों इतना वो कर रहे हो टीम के अंदर? कैन ने पूरा टीम का जो है ना माहौल ही बिगाड़ दिया। इसका उधर उसका उधर, जो अच्छा खेल रहा है उसको कैप्टन बना दो, ऐसा नहीं होता। जो बैलेंस रहे, जो कूल रहे, जो सिचुएशन में समझे, उसको कैप्टन बनाना चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस करते ही उसको कैप्टन बना दो और उसको प्रेशर में डाल दो, उसकी परफॉर्मेंस का भी आप फायदा नहीं उठा पाओगे। रोहित पौडेल की बैटिंग का कुछ फायदा नहीं होगा टूर पे। कैप्टनशिप भी गई, चली जाएगी। अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, बैटिंग भी चली जाएगी, टीम से ही बाहर निकल जाओगे। तो लेनी नहीं चाहिए, खुद ही रिजाइन कर दो, सीधी सी बात है। अगर आपको टीम में लंबा टिकना है तो आप बैटिंग में फोकस करो, सिर्फ आप अपनी बैटिंग की वजह से हो, ना कि कैप्टनशिप की वजह से। तो कैप्टनशिप दे दो सीनियर को। ये समझना चाहिए कैन को भी, बेसिक चीज़ है ये। अगर टीम को आगे जीतना चाहते हैं आगे के मैचेस, तो ये करना पड़ेगा, वरना देख लिया जाए। और इतने कम टाइम में अब कोई कोच मिलना भी मेरे को लग नहीं रहा कि कोई पॉसिबल है, और इतनी जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ अब जितने भी मैचेस बचे हैं, आप जितना भी टाइम ले सकते हो, जितना भी हमारे पास टाइम बचा है ऑलरेडी, इसको हम ज़ाया ना करते हुए हम ऑलरेडी अपने घर पे प्रैक्टिस करें, अपने होम ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करें। प्लेयर्स को सबको, आप लोकल या जगह टमाटा हो या कोई भी हो, हमारे जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उन्हीं के साथ मिलकर हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंट्रा स्क्वाड मैच करने चाहिए, यहीं पर ही टीम बना के, 2-2 3-3 टीम बना के आप अपने ही टीयू, क्योंकि टीयू के ग्राउंड में हमको 8 मैचेस खेलने हैं, उसकी प्रैक्टिस करो दिन रात। वहाँ मैच सिनेरियो खेलो आप दिन रात, कम से कम 15-20 मैच खेल दो। आपके पास 2 टीम तो आराम से वर्ल्ड क्लास बन सकती हैं। आप ज़रूरत पड़ रही है तो इंडिया से नेट बॉलर्स बुला लो, मिल जाते हैं। कोई सी भी अकेडमी से आप संपर्क कीजिए कि हमको नेट बॉलर्स चाहिए, पहले भी मंगाए थे। इंडिया से आप नेट बॉलर्स मंगाइए, उनके साथ मैच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 8 मैचेस, 8 में से 8 अगर जीतेंगे तो ओडीआई स्टेटस बचेगा। अगर नहीं जीत पाए तो फिर पछतावा रहेगा 4 साल के लिए, और फिर ना फैंस बचेंगे ना कुछ बचने वाला है। तो इतनी कॉमन सेंस, इतनी छोटी सी कॉमन सेंस, ये जो इनकी जो भूल हुई है, कॉमन सेंस ना होने की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी भी सुधर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर तो गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर बस पछतावा रह जाएगा और 4 साल तक अपना मत्था पकड़ के बैठे रहोगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा ही कुछ बोल रहा हूँ, बट जितना मेरे को ठीक लगा मैंने बोल दिया है। मैं अपडेट आ रहा है, अब ये T20 लीग करा रहे हैं, मैं तो इसको खिलाफ ही हूँ। मेरे को तो अभी पसंद ही नहीं है, बीच में T20 लीग इन्होंने डाल दिया है। आधी प्रैक्टिस इनकी होगी नहीं, इनको टाइम अभी अभी मिला था करने का। ओडीआई स्टेटस बचना नहीं, T20 खेलते रहेंगे।
तो खैर, जो कुछ भी है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, और हो सकता है तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।